नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी तक। इसके लेखक अरविंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी सबसे नमस्कार। पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि तमाम सारे अखबार प्रदेश के आपका एक कॉलम उठा रहे हैं, हर कॉलम और कई सारी वेबसाइट भी इस कॉलम को उठा रही है इतनी गंभीरता के साथ। और आप जो खबरें लिख रहे हैं, आप जो कॉलम लिख रहे हैं, वो सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। वो अंदर की खबरें जो लोगों को पता नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत बधाई आपको कि आप पे लिखा हुआ कॉलम जी, सभी दूर जी इसकी मांग हो धन्यवाद। रही है। अरविंद जी, आपने लिखा है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ अब अलग हो चुके हैं। पहले सत्ता के 3 केंद्र हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी में अब 3 केंद्र अलग बन गए हैं, तो क्या माजरा है? देखिए, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता के 3 केंद्र हुआ करते थे। खुद कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बाहर है, भाजपा में है। दिग्विजय सिंह को पिछले दिनों जो स्थितियां निर्मित हुई, उसके चलते दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में काफी दूरी बन चुकी है। और एक तरह से कहा जाए तो कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को रास्ता दिखा दिया है कि अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। टेकला चालों की नीति पर जो है कमलनाथ चल रहे हैं और अपने जो समर्थक है, उन्हीं के बलबूते पे इन दिनों कांग्रेस की रणनीति को मध्य प्रदेश में अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इससे इतर भारतीय जनता पार्टी में, जहां पिछले 3 कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान एकमात्र सत्ता के केंद्र हुआ करते थे और उनके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति केंद्रित रहती थी। प्रदेश अध्यक्ष जो भी रहा हो, प्रभात झा का दौर छोड़ दे तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, वो चाहे नंद कुमार सिंह चौहान रहे हो, नरेंद्र सिंह तोमर रहे हो, सत्यनारायण जेठिया रहे हो, विक्रम वर्मा रहे हो, जो भी रहे हो, वो शिवराज सिंह से तालमेल जमा के चलते थे। लेकिन जो है अभी स्थितियां ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी में 3 सत्ता के केंद्र हो गए। वो शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद इन दिनों जो तेवर नरोत्तम मिश्रा जी ने अपना रखे हैं, उसने पार्टी में सबको चौंका रखा है। और इसके अलावा सुहास भगत और बीडी शर्मा की जो जोड़ी है, संगठन के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, ये भी बहुत असरकारक भूमिका में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के 3 केंद्र इन दिनों जो है हो गए हैं और तीनों में सामंजस्य का कहीं ना कहीं अभाव लग रहा है। तीनों अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। तीनों ये बताने में लगे हुए हैं कि हमारा वर्चस्व ज्यादा है। आपने ठीक बात कही। आपने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अब आपसी मनमुटाव हो चुका है। कमलनाथ ने उनको अलग रास्ता दिखा दिया है। दूसरा, अभी दिग्विजय सिंह राज्यसभा चुनाव के चलते सुसनेर से राणा विक्रम सिंह से भी मिलने गए थे और वहां भी कुछ बात हुई। देखिए, राणा परिवार का आगर जिले की कांग्रेस राजनीति में बड़ा दबदबा है। राणा विक्रम सिंह के जो पिता थे, राणा नटवर सिंह, वो अर्जुन सिंह के समकालीन नेता थे और अर्जुन सिंह जैसे पावरफुल मुख्यमंत्री को भी राणा नटवर सिंह, श्रीनिवास तिवारी जैसे नेता मिलकर दिक्कत में कई बार ला देते थे। तो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में टिकट का मौका आया था, तो दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि सुसनेर जो है वो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और वहां पे दिग्विजय सिंह की राय को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, तो दिग्विजय सिंह ने जो है विक्रम सिंह के टिकट की खिलाफत की और राणा विक्रम सिंह को बगावत करके कांग्रेस से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। वो जीते थे। जीतने के बाद कमलनाथ और सिंधिया के आग्रह पर उन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया था। पिछले दिनों उनके बड़े भाई राणा यशवंत सिंह का निधन हो गया था, तो कमलनाथ जी ने फोन पे संवेदना व्यक्त कर दी। दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम घोषित हुआ कि दिग्विजय सिंह संवेदना व्यक्त करने जाने वाले, लेकिन ये दिग्विजय सिंह पहुंचते इसके पहले ही जो है शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और रामपाल सिंह, राणा विक्रम सिंह क्या पहुंचे, संवेदना तो व्यक्त की ही और उनसे लंबी चर्चा भी की। दरअसल राज्यसभा चुनाव में अपने दोनों उम्मीदवारों ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की जीत सुनिश्चित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान कोई कसर बाकी नहीं कर रहे, एक एक वोट तो उनकी नजर है। और चूंकि राणा विक्रम सिंह ने अभी तक अपने रुख का खुलासा नहीं किया, और दूसरी बात ये भी माना जा रहा है कि चूंकि दिग्विजय सिंह उम्मीदवार है, पहली प्राथमिकता के वोट दिग्विजय सिंह को जाना, तो ऐसी स्थिति में राणा विक्रम सिंह पहली प्राथमिकता का जो वोट है वो दिग्विजय सिंह को देना पसंद न करे। इसी के चलते इस मुलाकात को बड़ा अहम माना जा रहा है और इस मुलाकात के बाद राज्यसभा चुनाव के दौरान विक्रम सिंह का क्या रुख रहेगा, इस पर भी सबकी नजर। खाती समाज की बात करें तो जीतू पटवारी उनके नुमाइंदे के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और वैसे ही मनोज चौधरी भी वहां उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब चूंकि टिकट के समय जीतू पटवारी ने मदद की थी उनकी, अब जीतू पटवारी उनका विरोध करेंगे तो क्या खाती समाज उनके विरोध में हो जाएगा? देखिए, खाती समाज में समीकरण बहुत अलग है।
यह समाज जो है अपने सब, चाहे वो जीतू जिराती भाजपा से लड़े हों, चाहे जीतू पटवारी कांग्रेस से लड़े हों, चाहे कुणाल चौधरी कांग्रेस से लड़े हों, चाहे मनोज कांग्रेस से लड़े हों, समाज हमेशा अपने व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। पिछली बार हाट प्रक्रिया से राजवीर सिंह बघेल का टिकट लगभग तय था, कांग्रेस की टिकट राजवीर सिंह की उम्मीदवारी तय थी, लेकिन खाती समाज का जो प्रेशर था उसके चलते जीतू पटवारी ने कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से आग्रह किया कि खाती समाज, क्योंकि मालवा निमाड़ की 5-6 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका अदा करता है, इसलिए आप हाट प्रक्रिया से खाती समाज के व्यक्ति को मौका दें ताकि मेरी राह भी आसान हो, कुणाल चौधरी की राह भी आसान हो। समाज के प्रेशर के चलते ही जीतू पटवारी ने मनोज चौधरी को टिकट दिलवाने में काफी मदद की। अब समाज तो वही है, मनोज जो है वो कांग्रेस भाजपा में आ गए, अब चुनाव लड़ने वाले हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में उनके सामने स्थिति बड़ी विचित्र बन गई कि वो समाज का दबाव माने या अपनी पार्टी की बात माने, क्योंकि पार्टी जो कुछ उन्हें हासिल हुआ इस दौर में पार्टी से हुआ। दूसरी तरह की आगे की जो राजनीति करना है उसमें समाज की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए जीतू पटवारी बड़े पशुपेश में है। जीतू पटवारी की बात की है, प्रेमचंद गुड्डू भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ गए। अब थोड़ा सा कुछ सीन बदला हुआ दिखता है। पहले अजीत बोरासी को काफी महत्व मिलता था, अब चीजें बदली हुई है, क्या कहते हैं? देखिए, पिछले 15 दिनों से जिन लोगों का प्रेमचंद गुड्डू के घर आना जाना हो रहा है और वो जो वहां के पूरे समीकरण देख रहे हैं, वो लोग सब अपने को बड़ा परेशानी में पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि घर की राजनीति जो है वो मैदान के समीकरणों को प्रभावित करने की स्थिति में आ गई। अजीत बोरासी को 2 बार मौका मिल चुका है, एक बार आलोट से और एक बार घटिया से, 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। प्रेमचंद गुड्डू की पत्नी खुद नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी है, उनकी राजनीति में अच्छी दिलचस्पी है, उनकी बेटी रीना, उसकी भी राजनीति में अच्छी दिलचस्पी है। तो ऐसी स्थिति में समर्थकों के सामने बड़े पशुपेश की स्थिति है कि बेटी की बात माने, पत्नी की बात माने या अजीत की बात माने। और मुझे लगता है कि गुड्डू जैसे सीजन्ड लीडर को भी परिवार के बीच में तालमेल जमाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना, क्योंकि जब समर्थकों के सामने ही परेशानी है, समर्थक अपने आप को पशुपेश में पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रेमचंद गुड्डू के सामने भी यह जो विषय है वो दिक्कत का विषय। अरविंद जी, ये उज्जैन में आगर सीट को लेकर भी काफी जद्दोजहद चल रही है। चिंतामणि मालवीय जो पहले वहां पर सांसद थे, उनकी राह में फिर रोड़ा अटकाया जा रहा है। देखिए, चिंतामणि मालवीय को पिछले लोकसभा चुनाव में उज्जैन से अपनी उम्मीदवारी खोना पड़ी थी, टिकट उनका काट दिया गया था पार्टी, और अनिल फिरोजिया को वहां से टिकट दिया था, वो सांसद बन गए। अब उज्जैन और आगर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आगर भले एक अलग जिला, लेकिन आगर की सारी राजनीति उज्जैन से संचालित होती है। जी। तो स्वाभाविक है कि चिंतामणि मालवीय की नजर सुरक्षित सीट आगर पर है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं वहां समीकरण अपने पक्ष में जमाने में। आगर में ये मान के चलिए आप कि अभी तक के चुनाव में ज्यादातर मौकों पर बाहर के लोग ही चुनाव जीते हैं। अनिल फिरोजिया की जो बहन है रेखा रत्नाकर, वो भी आगर से पहले विधायक रह चुकी है। स्वाभाविक है कि फिरोजिया सांसद बनकर वो चाहेंगे कि उनकी बहन को आगर से टिकट मिल जाए। तो चिंतामणि मालवीय के रास्ते में फिर एक बार बाधा खड़ी हो रही है, और पिछली बार डायरेक्ट हुई थी, इस बार इनडायरेक्ट बाधा खड़ी हो रही है। पिछली बार अनिल फिरोजिया दावेदार हो गए थे और मालवीय ने टिकट कटा के टिकट ले आए थे, इस बार जो है अपनी बहन को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तीसरा ये कि मनोहर ऊंटवाल के जो बेटे हैं वो भी मान रहे हैं कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद उपचुनाव हो रहा है, तो मेरा तो इस सीट पे एक नेचुरल क्लेम है। तो बड़ी पशुपेश की स्थिति बन गई, और चिंतामणि मालवीय जो ये मान के चल रहे थे कि पार्टी आगर, और चिंतामणि मालवीय इन दिनों प्रदेश में पार्टी में बड़ी अहम भूमिका में प्रदेश प्रवक्ता है, टीवी के अलग अलग डिस्कशंस में वो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि उनकी राह यहाँ आसान रहेगी, लेकिन अभी उनकी उम्मीदवारी के रास्ते में ही कई अड़ंगे लगते दिख रहे हैं। अरविंद जी, आकाश त्रिपाठी जी इंदौर कमिश्नर की विदाई और डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार की यूपीएससी में नियुक्ति, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, आकाश त्रिपाठी जी का इंदौर से जाना सबको झुकाए हुए है कि आखिर आकाश त्रिपाठी जी को इंदौर से कमिश्नर पद से क्यों विदाई दी। आकाश त्रिपाठी बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, अच्छी छवि है। इंदौर में वो 4 अलग अलग भूमिकाओं में काम कर चुके, निगम आयुक्त रह चुके हैं, कलेक्टर रहे, फिर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी रहे, और बाद में कमिश्नर रहते काम कर रहे थे। तो अभी जो कोरोना संक्रमण का दौर है, उसमें उनके जैसे मेच्योर्ड और सीजन्ड अधिकारी की इंदौर को बहुत जरूरत थी। वे जानते हैं शहर को अच्छे से जानते हैं, शहर के लोगों को जानते हैं, यहाँ के नौकरशाहों को जानते हैं।
और आकाश त्रिपाठी की गिनती उन अफसरों में होती जो हमेशा जो कहा जाता है ना कि काम बोलता है, उनका काम बोलता था, इसलिए उन्हें हमेशा अच्छी पदस्थापना मिली, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का दौर रहा हो या कमलनाथ का दौर रहा हो, हमेशा उन्हें अच्छी पदस्थापना मिली। लेकिन लोग इस बार ब्यूरोक्रेसी में बड़ी चर्चा है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हुई जिसके चलते आकाश त्रिपाठी को इंदौर से रवानगी देना पड़ी। आपने डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होना का एक मुद्दा है। तो डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार बेहद काबिल अधिकारी हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत बहुत योग्य अधिकारी हैं, और उन्हें उनका चयन बिल्कुल सही चयन है। मतलब ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, उसमें लोक सेवा आयोग में रमन सिंह सिकरवार की नियुक्ति भी एक फैसला है। पीएचडी है मैथमेटिक्स में, पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, पुलिस की उनकी पूरी नौकरी एक बेदाग अधिकारी के रूप में रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी की लोक सेवा आयोग में मौजूदगी का फायदा मिलेगा। जिस संस्थान के जुम्मे अच्छे नौकरशाह गढ़ने का काम है, वहां की चयन प्रक्रिया में अगर डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार जैसे लोग भागीदार रहेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे नतीजे मिलेंगे। मेरा तो मानना है कि इस नियुक्ति से डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार तो इसको डिजर्व करते थे, लेकिन इस नियुक्ति से लोक सेवा आयोग जैसी संस्था का कद भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहना है। डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार के बारे में जितना कहा जाए कम है। काफी योग्य अधिकारी हैं और बेदाग छवि के अधिकारी हैं, और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति से विश्वसनीयता और बढ़ती है किसी भी संस्थान की। पीएससी जैसी संस्था की विश्वसनीयता तो बहुत जरूरी है था। वहां भले ही राजनीतिक नियुक्तियां होती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना एक अलग पहचान रही है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की वहां जो नियुक्ति है वो एक बिल्कुल सही कदम है, और एक उनकी सेवाओं का सम्मान भी है। बिल्कुल ठीक है ना। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर जी के बारे में लिखा है, क्या मसला है? पुराने एसपी थे। देखिए, सचिन अतुलकर को जब उज्जैन से हटाया गया था तब भी बड़ी चर्चाएं थी कि आखिर उन्हें क्यों हटाया गया, क्योंकि निकट भविष्य में डीआईजी बनने वाले हैं। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी उनसे नाराज थे, और उनकी नाराजगी के चलते ही सचिन अतुलकर को उज्जैन से हटना पड़ा था। हालांकि क्योंकि अच्छे अधिकारी हैं, काबिल अधिकारी हैं, तो उन्होंने डीजी ने उज्जैन से हटाया, लेकिन अपना स्टाफ ऑफिसर बनाया। और अब आने वाले दिनों में जब ये माना जा रहा है कि भोपाल के कलेक्टर और डीआईजी भी बदले जाएंगे। हालांकि तरुण पिथोड़े और इरशाद वली ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में भोपाल में बहुत जबरदस्त काम किया है, मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए, लेकिन बदलाव स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रशासनिक क्षेत्र में। जब भी कोई नई सरकार आती तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में हर मुख्यमंत्री चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि उन जो अधिकारी उन्हें पसंद है उन्हें लाया जाए। तो मेरा ऐसा मेरे पास सूचना है कि इरशाद वली जब भी निकट भविष्य में भोपाल के डीआईजी पद से हटेंगे तो सचिन अतुलकर एसएसपी या डीआईजी के रूप में वो दायित्व वहां पे संभाल सकते। पुष्यमित्र भार्गव अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए गए। विवेक दलाल की नियुक्ति को लेकर क्या कहना है? देखिए, पुष्यमित्र भार्गव का तो अतिरिक्त महाधिवक्ता बनना तय था। वो तो पिछली बार भी अतिरिक्त महाधिवक्ता बन जाते, लेकिन मनोज द्विवेदी को एक मौका और दिया गया, इसी के चलते पुष्यमित्र भार्गव को महाधिवक्ता बनाया गया। और पिछले 15 महीनों में जिस तरह से पुष्यमित्र भार्गव ने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो जनता से जुड़े मामले थे उनमें जिस तरह से उन्होंने पैरवी की, उससे बहुत स्पष्ट था। फिर दूसरा जो महाधिवक्ता है पुरुषेंद्र कौरव, वो भी पुष्यमित्र भार्गव को बहुत पसंद करते हैं, बहुत काबिल अधिवक्ता है पुष्यमित्र भार्गव, विधि क्षेत्र के अच्छे जानकार है, तो उन्हें तो नियुक्ति मिलना ही थी। लेकिन विवेक दलाल का जो नाम आया है एक महाधिवक्ता के रूप में, जो विवेक दलाल को नियुक्ति दी गई, उससे कई लोगों को चुकाया, और ये कारण समझ में नहीं आ रहा। कुछ विधि जगत के कुछ लोगों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की मदद की, कुछ लोगों का कहना है कि जो है विवेक दलाल हमेशा बहुत प्रखर वकीलों में गिने जाते हैं, उनके पिता श्री मनोहर दलाल की एक अलग पकड़ है। तो उनका कहना है कि जो सुधीर रंजन मोहंती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति मुख्य सचिव पद होने के बाद दलाल साहब गए थे, और उसके बाद जो हनी ट्रैप का मामला सामने आया, और हनी ट्रैप के मामले में जिस तरह से दस्तावेज दलाल साहब के पास थे, और उसके बाद उन्होंने कई बार हाई कोर्ट को अप्रोच किया, कुछ तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो उन दस्तावेजों से प्रभावित हो रहे थे, उनकी भी मदद रही है विवेक दलाल की मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता पद पर। पवन शर्मा जी के इंदौर कमिश्नर बनने को लेकर क्या कहते हैं? देखिए,
इंदौर के संभागायुक्त पद की दौड़ में कई अधिकारी, और पवन शर्मा का नाम दौड़ में कतई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद यदि पवन शर्मा इंदौर के संभागायुक्त बने हैं तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनके जो बहुत उच्च स्तरीय कनेक्शन है पवन शर्मा के, मतलब पवन शर्मा एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, निर्विवाद अधिकारी हैं और बहुत जबरदस्त काम करने वाले अधिकारी हैं। जहां जहां भी वो रहे, चाहे छिंदवाड़ा के कलेक्टर रहे, ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त रहे, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वो बड़ी अहम भूमिका में रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ खूब अच्छा काम किया है। और जिस पद पे भी उन्हें सरकार मौका देती है उस पद पर बहुत दमदारी से काम। आपने कमलनाथ जी को आगाह किया है कि 2 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही है, राज्यसभा चुनाव के पहले ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस के 2 विधायक जो है वो धक्का दे सकते हैं और इसकी बड़ी चर्चा है। और उनमें से एक विधायक राजगढ़ क्षेत्र से है और दूसरे विधायक निमाड़ से है, और इन दोनों विधायकों को लेकर बीजेपी काफी समय से लामबंदी कर रही है। जब ऑपरेशन लोटस हुआ था उस दौर में भी ये विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। तो मुझे इस बात की पुख्ता सूचना है कि राज्यसभा चुनाव के दौर में कांग्रेस के 2 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पल्ला थाम सकते। पिछले कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान के उनके दामाद जो थे आशुतोष प्रताप सिंह, जनसंपर्क में काफी लंबे समय तक काम किया था। अब उनकी फाइल कहीं अटकी हुई है ऐसा आपने लिखा है, कहाँ अटकी होगी? देखिए, आशुतोष प्रताप सिंह की जब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, ये माना जा रहा था कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण जिले में एसपी बनाया जाए। होशंगाबाद के वो एसपी थे, वहां से हटे तो जनसंपर्क विभाग के संचालक बने और वहां उन्होंने विभाग को नया आयाम देने की कोशिश की। अब काफी समय से वो जो है ये माना जा रहा है कि लूप लाइन में है, और शिवराज सिंह जी के वापस मुख्यमंत्री बनने के बाद आशुतोष प्रताप सिंह का किसी जिले का एसपी बनना लगभग तय सा है। लेकिन इसमें विलंब क्यों हो रहा? हो सकता है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास जो पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना की फाइल पेंडिंग है, उसी में जो है वो आशुतोष प्रताप सिंह की पदस्थापना का मामला भी अटका हुआ। आप मीडिया जगत की खबरों की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीडिया के सारे साथी निश्चित तौर पर आपको पढ़ते, लिखते, सुनते और उनके लिए खबरें आप कई बार खबरों के सोर्सेस भी मुहैया करवाते हैं। भास्कर भास्कर का जो नेशनल न्यूज़ रूम था वो इंदौर शिफ्ट हो रहा है और आनंद पांडे नेशनल जी, का एक बड़ा हिस्सा है वो इंदौर शिफ्ट किया जा रहा है, जो डीबी स्टार देखता है या अन्य जो उनके साथ देखता है, जिस सेंट्रल सिस्टम है, उनकी एक जो है फोकस नाम से उनका एक पेज बनता है। बड़े कई चीजें ऐसी जो एक ही जगह तैयार होती है और वहां से सारे एडिशन को दी जाती है, उसे यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। इसका फायदा निश्चित तौर पर कल्पेश जी के साथ जब एनआईएन भोपाल शिफ्ट किया गया था तो इंदौर के कई साथियों को भोपाल जाना पड़ा था। दीपक व्यास है, शमी कुरैशी है, समीर देशमुख है, तो इन सब साथियों को अपने गृहनगर वापस लौटने का मौका मिल जाएगा। एक बड़ा हिस्सा एनएनआई का इंदौर शिफ्ट हो रहा है। आनंद पांडे जी के बारे में क्या कहना है? आनंद पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, नई दुनिया में वो समूह संपादक रहे, भास्कर में रायपुर के एडिटर रहे, इंदौर के एडिटर रहे, उसके बाद भोपाल में थे, वो डीबी स्टार सहित उनके अन्य प्रकल्प देख रहे थे। लेकिन पिछले 5-6 महीने से उनकी स्थिति संस्थान में ठीक रही थी और ये माना जा रहा था कि किसी भी समय उनकी रवानगी हो सकती है। भास्कर प्रबंधन ने करीब 1-1.5 महीने पहले जो 330 वरिष्ठ लोगों को विदाई देने का निर्णय लिया था, उसमें आनंद पांडे भी शामिल थे। मेरी सूचना के मुताबिक वो दिल्ली में किसी वेब प्लेटफॉर्म की तलाश में है कि कहीं किसी अच्छे और प्रतिष्ठित वेब प्लेटफॉर्म पर उन्हें मौका मिल जाए। उनकी एक निगाह जी टीवी पे भी है, वहां वो पहले भी रहे हैं, तो जी टीवी में भी आनंद पांडे की वापसी हो सकती है। अब वेब दुनिया वाला एक बड़ा सौदा है। जी, वेब दुनिया का सौदा हो चुका है और करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास का ये सौदा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वेब दुनिया का जो पोर्टल डिवीजन है, उस पे विनय छजलानी की ही मालिकी रहेगी। विनय छजलानी के ही नेतृत्व में वो पोर्टल हैंडल होगा। इसलिए जो इंदौर की संपादकीय टीम, बहुत अच्छे-अच्छे पत्रकार हैं वहाँ पे, प्रति जोशी हैं, संदीप सिसोदिया हैं, ऐसे कई बहुत अच्छे पत्रकार हैं। वो जो है, वो उनकी उनकी नौकरी सुरक्षित है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और मीडिया के साथियों के बारे में भी आपने लिखा है तो उनके बारे में भी बता दीजिए। भोपाल में वरिष्ठ साथी संजय दुबे काफी समय से कांग्रेस बीट देख रहे थे और पिछले 15 दिन पहले उन्हें कहा गया था कि अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी वापस संजय दुबे जो है वर्किंग में आ गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भास्कर मैनेजमेंट से किसी ने आग्रह किया कि संजय दुबे जैसे निष्ठावान साथी के साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए, आप उन्हें मौका दीजिए, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो उन्हें बताइए, लेकिन उन्हें काम का मौका जरूर दीजिए। इसी तरह जो इन दिनों बहुत संकट का दौर चल रहा है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उस दौर में भास्कर अपने कई ब्यूरो वाइंड अप कर रहा है और उस ब्यूरो वाइंड अप करने के क्रम में महू और अलीराजपुर ब्यूरो भी वाइंड अप कर दिए गए हैं।
एक वरिष्ठ साथी है कमलेश दुबे, जो काफी समय से मऊ में थे, 25 साल का उनका नई भास्कर में कैरियर है, वो मुझे इससे प्रभावित होते दिख रहे हैं। इसी तरह नई दुनिया.com में एक वरिष्ठ साथी थी सोनल शर्मा, पहले भास्कर में भी रही है और बहुत अच्छा काम है उनका, वो अब वेब दुनिया में अपनी सेवाएं दे रही है। मीडिया जगत की कुछ हलचल जो है उसको भी मैं अपने इस कॉलम के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो अरविंद जी, काफी अच्छी जानकारियां आपने पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेसी की हो या मीडिया के क्षेत्र की, सारी अंदरूनी जानकारियां हमारे तमाम सारे दर्शकों को दे रहे हैं। लगातार आपके इस कॉलम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम इसको सोशल मीडिया पर डालते हैं तो 1000 व्यूज आने में शायद 3 या 4 घंटे लगते हैं, उसमें 1000 व्यूज आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग है, आपका रिसर्च इतना स्ट्रांग है और आपके सोर्सेज इतने स्ट्रांग है, उसी की वजह से इस कॉलम की लोकप्रियता बढ़ रही है। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।